वेलकम टू यूनिफाइड एकेडमी क्लास। हम लोग वेक्टर का थ्योरी देख चुके हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम देख चुके हैं। आज थोड़ा सा और प्रॉब्लम देखेंगे और काइनेमेटिक्स पे हम लोग चले जाएंगे। जो भी बच्चा मेरे से वेक्टर पढ़ा है वो कोई भी सवाल को अटेम्प्ट लेने में वेक्टर में कभी भी दिक्कत उसको नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे बताया है कि अटेम्प्ट कैसे लिया जाता है, कैसे सवाल आए तो क्या सोचना है, उस समय कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, और बैल वाला मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट मेहनत करना है और स्मार्ट तरीके से सवाल को टैकल करना है। ये मेरा बच्चा जो भी पढ़ा है उसको पता होगा। और एक बात और है कि ये YouTube पे बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर YouTube पे वीडियो कब और क्या आएगा। अब YouTube पे वीडियो नहीं आएगा, अब जो भी पढ़ाई होगी ऐप के थ्रू होगी, लाइव होगी, क्योंकि YouTube से वो एक कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। अब जो भी बच्चा है ऐप पे लाइव आके क्लास कर सकता है, और ऐप पे कैसे आना है थोड़ा बहुत हम उसको जानकारी दे सकते हैं। जस्ट आपको प्ले स्टोर में जाना है और एक यूनिफाइड एकेडमी नाम से ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यूनिफाइड एकेडमी, इसका ये लोगो है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा। इसमें इसको करने के बाद आपसे एक लॉगिन पूछेगा, मोबाइल नंबर इसमें डालना है। ये जो मोबाइल नंबर है ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है। यहाँ से आपका दो अगर एक नाम है तो मैं मोबाइल नंबर से ही दोनों को अलग डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। तो इसलिए जो आपका मोबाइल नंबर है बहुत अच्छे से दीजिएगा। वो मोबाइल नंबर आप ही के पास होना चाहिए ताकि कॉल भी जाए तो आप ही के पास जाए। ये मोबाइल नंबर हो गया। नेक्स्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसमें अपना नाम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, सेव कर देना है। कुछ बच्चे ने देखा हूं कि मैं ऐप के जो आए थे बहुत बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ऐप पे सर ये ऐसे कैसे करें, ये कैसे करें, इसलिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक बच्चा ने लिखा हुआ था सिविल इंजीनियर हूँ। मैं उस बच्चे को बता देना चाहता हूँ कि आपका मेरे पास कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। आप सिविल इंजीनियर हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपका नाम पूछा जा रहा है, नाम बताइए। सिविल इंजीनियर हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष हूँ, भाजपा। तो ये सब करना है। ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, ये पढ़ना नहीं करना है। आप मेरे पास मत आइए, मैं उन्हीं बच्चों के लिए हूं जिनको पढ़ना है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ से मुझे एलर्जी है। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही मेरे पास रहेंगे और ऐप पे आएंगे और सही से पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद आप इसको लेफ्ट साइड में स्क्रॉल कीजिएगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन आ जाएगा डैशबोर्ड में आपका। जो अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं तो अपकमिंग क्लास दिखाने लगेगा। जैसे ही आप कीजिएगा वो क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कोर्सेज और बैचेस। बैचेस से आपका यही दो इंपॉर्टेंट है। कोर्स में सिर्फ वन टाइम है कि आपको कोर्स में इनरोल हो जाना है, बैचेस में जाके आपका क्लास शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए कोर्स में जाइएगा तो फ्री कोर्स में ही आपका होगा बीसीसी लैटरल एंट्री एग्जामिनेशन 2022। ये कोर्स फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस कोर्स में कोई कोर्स फी आपको नहीं लग रहा है। ठीक है, ये कोर्स है। नेक्स्ट, इसके बाद करने के बाद बैचेस में जाइएगा। ये बैचेस में जाइएगा तो ये ऐसा एक आपको दिखेगा। इसके अंदर जाइएगा। अंदर जाने से आप जब ऊपर में असाइनमेंट, टेस्ट, रिसोर्स, सेशन पे आइएगा तो सेशन पे आइएगा तो एक ऐसा खुलेगा। जब ऐसा खुलेगा तो इसको आपको क्लिक करना है और क्लास का टाइमिंग हो जाएगा तो आप वहां पे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये ऐप का हो गया। ये ऐप का इतना इंफॉर्मेशन है। ये ऐप से ऐसे करके अब जो भी क्लास होगा ऐप से होगा। अब जो भी ऑनलाइन क्लास चलेगा, लाइव क्लास चलेगा, ऑफलाइन क्लास चलेगा, जो भी चलेगा ऐप के थ्रू ही चलेगा। ठीक है, अब वेक्टर का हम लोग सवाल पे जहां थे वहां से फिर आते हैं। चलिए, इसमें करा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी 3 4 5 कह रहा है। इसमें a प्लस बी इक्वल टू सी है और एंगल पूछ रहा है a और b के बीच। तो ये एक बहुत ही बेसिक सवाल वेक्टर का है और इसको सवाल को बनाने के लिए जस्ट इसको यहाँ पे लगा देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। वैल्यू रख दीजिएगा, इसमें वैल्यू रख दीजिएगा। a का वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर यानी कि 25। ये दोनों को स्क्वायर कीजिए, यहाँ कीजिएगा। ये भी आ जाएगा 25, ये भी आ गया 25, दोनों कट जाएगा यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि थीटा इक्वल टू
90 डिग्री हो गया। अब ये हुआ आपका नॉर्मल अप्रोच। लेकिन जो मेरे से क्लास करता है बच्चा, उस पहले ये सवाल को देखेगा 3 4 5, ये तो ट्रिपलेट है। 3 4 5 ये ट्रिपलेट है। जब ट्रिपलेट होगा तो हमको पता है कि ट्रिपलेट का मतलब होता है, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये 3 है, ये 4 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 हो गया। तो ये ट्रिपलेट बन गया पाइथागोरस थ्योरम का। जब भी ट्रिपलेट बनता है, ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जस्ट यहाँ पे देखेगा कि ये ट्रिपलेट का पूछ रहा है, तुरंत ऑप्शन π/2 मार देगा और अपना समय को सेव करेगा, ना कि उसको सॉल्व करके चेक करेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक 3 न्यूटन का है, एक 2 न्यूटन का है फोर्स, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा और रिजल्टेंट है आर। अब क्या किया है कि 3 न्यूटन को बढ़ा के 6 न्यूटन कर दिया है, एंगल को उतना ही छोड़ दिया है, 2 न्यूटन को उतना ही छोड़ दिया है। अब जो रिजल्टेंट है वो 2r हो गया है। तो पूछ रहा है कि एंगल कितना है। तो ये जस्ट बेसिक सवाल है, इस कुछ सवाल में कोई ज्यादा नहीं है। अब इसको 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का रिजल्टेंट r है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फिर कहता है कि 3 न्यूटन हो गया है 6 न्यूटन, तो ये हो गया 6 स्क्वायर, 2 का 2 रह गया 2 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 कॉस थीटा, और ये हो गया 2r, तो 2r का क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। अब यहां से आपको ऐसा ये वैल्यू दे दिया है, अब कॉस थीटा निकालना है। 2 अननोन r और कॉस थीटा अननोन और 2 इक्वेशन, 2 अननोन 2 इक्वेशन, तो ये आराम से हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 3 3 9 और ये 2 2 4, 9 और 4 13, 13 4 जा 52, 52 प्लस 3 2 6 2 12, 12 4 जा 48, 48 कॉस थीटा इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है? 6 या 36 और 2 2 4, यानी कि 36 और 4 40 प्लस 2 2 4, 6 4 24 कॉस थीटा इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। अब यहाँ से एक ये इक्वेशन बना, एक ये इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को हम लोग कर देते हैं माइनस, इसको और इसको माइनस कर देंगे तो ये और ये कट जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 24 कॉस थीटा, और इसको इससे माइनस करेंगे ये आ जाएगा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहां से जो है कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरा? -1/2, यानी कि 120 डिग्री। ये मेरा आंसर आ गया। जस्ट 2 इक्वेशन, 2 अननोन, और यहां से सिर्फ सॉल्व कर देना है। सिंपल लीनियर इक्वेशन का ये सवाल हो गया। चलिए, ये है। अब ये जो है, जो भी बच्चा मेरा पूरा क्लास किया है उसको हम पढ़ाए थे स्पेशल केस, 4 ठो स्पेशल केस पढ़ाए थे। वो इसको सवाल को देखेगा, स्पेशल केस याद करेगा, 0 डिग्री मारेगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ पे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a और b का इंडिविजुअल हो गया, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है वो। माइनस हो गया तो सबसे मिनिमम हो गया, मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम हम पढ़ा चुके थे। मैक्सिमम में क्या होता है? मैक्सिमम के केस में 0 डिग्री और मिनिमम के केस में 180 डिग्री। ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा, तो दोनों का मैक्सिमम हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे होगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये वेक्टर का सम है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कट जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, यहां से 2ab cos थीटा 2ab कट जाएगा,
यानी कि cos थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, यहां से आ जाएगा 0 डिग्री। ये सॉल्व हुआ और ये अप्रोच हुआ। कुछ चीजें हम लोग इसीलिए स्पेशल केस हम लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये दो है, मान लीजिए ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों का मैक्सिमम यानी कि दोनों का इंडिविजुअल सम 17 हो गया, दोनों का फिर मिनिमम यानी कि a माइनस बी, ये कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम है 17। ये मैक्सिमम का मतलब है कि दोनों सम हो क्या आया, दोनों को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा, इसमें घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, हाँ ये 2a बराबर आ जाएगा घट के 11, यानी कि a बराबर हो जाएगा 5.5 और b हो जाएगा आपका, सॉरी क्या हो रहा है 10 आ गया ना, हाँ 10, ये हो गया 5, फिर 5 और b हो जाएगा आपका 10। एक मिनट, क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 17, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 7, दोनों घट गया 2a, ये घट गया 10, a बराबर 5 और ये b बराबर 10, तो यहाँ पे a बराबर 10 आएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, चलिए ठीक है। करा मैक्सिमम वैल्यू यानी कि दोनों वेक्टर का जोड़ हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू यानी दोनों वेक्टर का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब करा है कि एक है 17, एक है 7 यूनिट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर। ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर में a और a, इसमें जो है वेक्टर a और b ये दोनों का मैग्नीट्यूड जब करेंगे तो इसमें cos कितना आ जाएगा मेरा 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री होगा तभी तो मैक्सिमम होगा, और इसमें जो है मेरा cos 7 है, इसमें हो जाएगा a माइनस बी का cos 180 डिग्री, इस दोनों में, तब जाके मेरा ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये दोनों को a प्लस बी a माइनस बी करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया 2a और यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 17 एंड 7, ये हो गया 24। तो यहाँ से मेरा a का वैल्यू आ गया 12 और मेरा b का वैल्यू जो है वो आ गया 5, ये आ गया a और b 5। अब कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड जब ये परपेंडिकुलर लगे तो 12 और 5 का ट्रिपलेट क्या होता है 13, तो ये 13 आंसर आ जाएगा, रिजल्टेंट ट्रिपलेट हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर कर रहा है, यानी कि a और b, सॉरी a b और ये दोनों परपेंडिकुलर, तो ये ट्रिपलेट ही तो बनाएगा, c जो होगा क्या होगा ट्रिपलेट होगा, 12 5 का ट्रिपलेट 13 आंसर हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू इतना तो वैल्यू ऑफ अल्फा। अब हम जो भी बच्चा मेरे से पढ़े हुए है उसको ये सवाल सोचने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना बार हम बोल चुके हैं इस सवाल, ऐसे सवालों के लिए इतना बार बोल चुके हैं कि जब भी एंगल से रिलेटेड हो, प्रोजेक्शन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तुरंत क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लगा देना है। इसमें वेक्टर में ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है यानी cos थीटा 90 है, तभी तो परपेंडिकुलर हुआ, तो cos थीटा 90 कितना होता है 0 होता है, यानी कि कर दीजिए cos 90 0। चलिए अब ये क्या कर देगा 2i प्लस 3j डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं प्लस 8k डॉट 4, अब देखिए यहाँ 4j आ गया, यही अब i बाद में आया तो पहले
आई लिखना है, -4i + 4j, ये ध्यान देना है। एग्जाम के हड़बड़ाहट में ये चीज देखना रह जाता है और आदमी डायरेक्ट ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके कर देता है, ये 0 हो गया। अब यहाँ से i से i यानी -8, j से j 4 × 12 और यहाँ पे हो जाएगा 8k = 0। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो k बराबर -1/2 आ जाएगा, सॉरी k नहीं अल्फा बराबर -1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल भी बन गया मेरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ 2 वेक्टर इतना पैरेलल है, तो ये जो पैरेलल का केस है, पैरेलल में हम लोग ये लगा सकते हैं कि ये वेक्टर a क्रॉस b, तो ये क्या हो जाता है ab sin थीटा, और पैरेलल है तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो ये भी sin थीटा, ये 0 हो गया, यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर देंगे, i j k, और ये कितना है 2 3 -1 2 3 -1, और ये कितना है -4 -6 लैम्डा, ये कर देंगे 0, यहां से मेरा लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट से। लेकिन जो भी बच्चा को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप पढ़िएगा 3D में कि कोई भी वेक्टर जब पैरेलल होता है तो दो सबका रेशियो इक्वल हो जाता है, क्योंकि पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि एकदम समान चलेगा। अगर ये 1 है तो ये 3 चलेगा तो 3 टाइम्स ही चलेगा हमेशा, ये 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पे ये सवाल में कुछ नहीं करना था, बस वही कंसेप्ट लगाना था कोऑर्डिनेट का। इसमें क्या कर देना है, इसका और इसका, जैसे कि a1i + b1j + c1k और a2i + b2j + c2k, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, if these two vectors are parallel, then a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. If it is parallel, then it must follow this ratio rule. अगर ये पैरेलल है तो ये जस्ट फॉलो करेगा, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में, और ये जितना बड़ा डिटरमिनेंट सॉल्व करना था ये भी नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग। अब ये सवाल इसको जस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2/-4 इज इक्वल टू 2 इधर से लिए तो ये पहले है तो 3/-6 इज इक्वल टू -1/-लैम्डा। अब ये रेशियो को आप सॉल्व कीजिएगा, सवाल बन गया। जस्ट एक ये कंसेप्ट पकड़ना था, ये जो भी कंसेप्ट जानेगा ये सवाल तुरंत बना देगा, और यहाँ से लैम्डा बराबर -2 आ जाएगा, और ये आंसर मेरा आ गया। तो देखा आपने कि आप ये कंसेप्ट सिर्फ आपको पता रहना था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ये फॉलो होगा। ठीक है, इसीलिए कहें कि जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाइएगा तो ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आप लोग को ग्रास्प होगा। इसीलिए मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थ्योरी में इसीलिए मैं ज्यादा नहीं जाता हूं कि थ्योरी से आप मैकेनिक्स नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, जितना सवाल बनाइएगा आपको उतना अच्छा मैकेनिक्स से कमांड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इफ a इतना b इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। ये एक तो शेयर सवाल है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे भी सवाल में a क्रॉस b तो पूछा है, a क्रॉस b पूछा है, तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा i j k, ये कितना हो गया 3 1 2 2 -2 4। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, इसको सॉल्व करके कुछ i में आएगा, -j में आएगा, +k में आएगा, जो भी आएगा। अब इसका जो है मॉडुलस पूछा है, मॉडुलस पूछा है a क्रॉस b। तो हमको पता है कि अगर ai है +bj है +ck है, अगर ये है तो इसमें जो है हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो हमको पता है ये क्या हो जाएगा a² + b² + c², ये इसका मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है,
ये इसका मॉडुलस हो गया। जब भी इसका मॉडुलस निकालेंगे इस वेक्टर का तो ये मेरा ये हो गया। तो जो भी वैल्यू आएगा आप उसका मॉडुलस निकाल देंगे, यहाँ से मॉडुलस निकाल देंगे, अंडर रूट जो भी आएगा वो उसका स्क्वायर प्लस जे में जो आएगा उसका स्क्वायर प्लस के में जो आएगा उसका स्क्वायर कीजिएगा, ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन द वेक्टर, अब ये इसमें एंगल पूछ रहा है। अब फिर से बताएंगे, अब ये सवाल आपको देखते के साथ आपको हंसी आया होगा कि अब ये तो मैं तो तुरंत निकाल लूंगा। कुछ नहीं करना है, जस्ट कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ये जो है नीचे वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा ना। ए डॉट बी इक्वल टू कॉस थीटा लिख के, क्योंकि पैरेलल वाला केस में हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर वाला केस में इसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जीरो हो जाता है तो इधर जाके जीरो हो गया तो यही ले लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा इसको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ये cos थीटा 90 जो cos 90 वाला केस में ये जीरो हो जाता है, इसीलिए ये वाला चीज हम लिखते नहीं थे, जस्ट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, सब जगह ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको एंगल निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू आई प्लस जे डॉट जे प्लस के इज इक्वल टू इसका मॉडुलस, तो 1 और 1 मॉडुलस क्या जाएगा 1 स्क्वायर, इसका मॉडुलस 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, आई से जे का डॉट क्या होगा 0, जे से जे का डॉट होगा 1, के का जे आई के साथ डॉट 0 और के का जे के साथ सब डॉट 0/2 इक्वल्स टू 1/2। cos थीटा 1/2 यानी कि मेरा आ गया 60 डिग्री। तो इस सवाल में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल था और ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए, जैसे कि प्रोजेक्शन होता है डॉट प्रोडक्ट का, उसमें हम लोग उसका प्रोजेक्शन निकालते हैं, उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो, अगर ये दो वेक्टर है ए और बी, तो ये दोनों को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इट गिव्स नथिंग बट, ये जो एक पैरेललोग्राम बना, इस पैरेललोग्राम का एरिया देता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका ए से बी डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन ऐसे, ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इसका देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। तो अब हम इस सवाल को पढ़ेंगे, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया पूछ रहा है, यानी कि हमको कुछ नहीं पूछ रहा है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी पूछ रहा है। ये क्या हो जाएगा आई जे के, ये कितना हो गया 2 3, के नहीं है तो 0, 2 3, के नहीं है तो 0। उसी तरह से आई का 1 है, जे का 4 है, 1 है 4 है, के नहीं है तो 0। अब यहां से जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, के कैसे वैल्यू आएगा, क्या आ जाएगा 4 2 8 -3 5, यानी कि 5 के सिर्फ आंसर आया। और इसका मॉडुलस लेंगे तो इसका मॉडुलस जो है √5 स्क्वायर, यानी कि 5 यूनिट इसका मॉडुलस आया। और के क्या आया, इसका डायरेक्शन आया। के यानी कि ये जो अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो ये जेड एक्सिस में उसका डायरेक्शन आएगा। ये के उसका डायरेक्शन है, 5 उसका मैग्नीट्यूड है। चलिए ठीक है, तो यानी कि यहां से हम लोग जान गए कि क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो वेक्टर, अब ये सवाल को हमको ये सवाल को डायरेक्ट बनाना है, ज्यादा हम उस पर पेन नहीं उठाएंगे। एक कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है F1, तो कह रहा है कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया, तो F2 किधर था। तो हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, F1 F2 साइन थीटा। तो साइन थीटा 0 हो गया, तो साइन थीटा कहाँ 0 होता है, ये रहा साइन थीटा। साइन थीटा का ग्राफ ऐसे बनाते हैं ना, तो साइन थीटा 0 होगा 0 डिग्री पे, साइन थीटा 0 होगा 180 डिग्री पे, और साइन थीटा 0 होगा 360 डिग्री पे। ये तीन जगह पूरे एक साइकिल में 3 जगह साइन थीटा 0 होता है। तो अब बताइए कि अगर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसका आंसर होता कि वो एक्स एक्सिस में होता या 180 डिग्री, यानी कि
एक्स एक्सिस होता, तो ऑप्शन में माइनस एक्स एक्सिस है, आंसर हो गया। बस इतना ही कंसेप्ट पता करना था, ये सवाल बन गया। एक पॉजिटिव जा रहा है तो एक निगेटिव एक्स एक्सिस जो हो जाएगा उसका, उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो 3 कंडीशन में ही होता है, 0, 180, 360 नथिंग बट अगेन 0 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 जगह 0 होगा, तो ये माइनस एक्स एक्सिस पे ऑप्शन है। अगर प्लस आई भी हो 4i होता उसका भी 0 ही होता। ठीक है, तो ये जस्ट सवाल जो था ये क्रॉस प्रोडक्ट से था कि 0 कब होगा। नेक्स्ट, अब ये सवाल है, ये सवाल में कह रहा है कि एक वेक्टर है और इसको नॉर्मली एक्सप्रेस करना है एक दूसरा वेक्टर b से, तो यानी कि b यहां पे क्या लिखेंगे, i प्लस b यहां क्या लिखेंगे, j, यही ना हो गया दूसरा वेक्टर। और इसको जब करेंगे तो ये एक दूसरे का नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल है तब एंगल नॉर्मल है, यानी कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आना चाहिए। तो इसमें लिख देंगे ए बी, अब मान लीजिए ये cos थीटा है, यहाँ पे क्या डालेंगे, फिर ये sin थीटा है, यहाँ पे क्या डालेंगे, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसका इस वेक्टर का b बराबर इस वेक्टर का इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो a cos थीटा और b इतना, a b cos थीटा और b हमको नहीं पता क्या होगा, प्लस ए बी, यहां पे साइन है तो साइन लिख देंगे, ये नहीं पता क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी कॉस है, ए बी साइन है, यहाँ पे अगर साइन लिख देंगे और यहाँ पे कॉस लिख देंगे तो दोनों हो गया, और यहाँ पे ये जो प्लस है ये प्लस ना रह के माइनस डाल देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये साइन यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे कॉस डाल देंगे, तो कॉस और माइनस साइन ये डालने से हमको क्या हो गया, ए बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा जे में, इसका जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। सिमिलरली सिर्फ यही नहीं होता, यानी कि बी साइन थीटा आई माइनस, ये माइनस रह गया, माइनस बी कॉस थीटा जे, ये ऑप्शन, या ऑप्शन में अगर मेरा रहता माइनस बी साइन थीटा आई प्लस बी कॉस थीटा जे, ये भी रहता मेरा ऑप्शन में, तब ये भी करेक्ट होता। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे दो आंसर इसमें पॉसिबल था, माइनस बी साइन थीटा आई प्लस बी कॉस थीटा जे, या बी साइन थीटा आई माइनस बी कॉस थीटा जे। तो ऑप्शन मेरा एक ही, ये जो दोनों में मैच कर गया हम ये इसको बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है फिर से वही एंगल है, तो एंगल आप इसको आराम से, अब ये सवाल हमको नहीं लगता हम इसको बताएंगे, आप लोग खुद बना लीजिएगा इसको, 1/2 आ जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब इसमें जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट का है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में एक बात है, ये क्या बात है कि ए क्रॉस बी जो होता है नेवर इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होगा। क्यों भाई, ये भी ए बी साइन थीटा है, ये भी ए बी साइन थीटा है, होता है क्या कि ये जैसे ए है और ये बी है, तो जब ए क्रॉस बी कीजिएगा तो इसका डायरेक्शन बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तो जैसे एक तीर है, तीर अगर बाहर की तरफ आएगा तो इसका हेड दिखाई देगा, तो हेड दिखाई देगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये हो गया ए क्रॉस बी, ये हो गया ए क्रॉस बी। लेकिन जैसे ही हम बी क्रॉस ए करेंगे तो तीर अंदर की तरफ जाएगा तो हमको ऐसा दिखाई देगा तीर, तो ये हो गया बी क्रॉस ए। तो यहाँ नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का, बट डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। अब चूंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नथिंग बट वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें डायरेक्शन बहुत मायने रखता है, तो इसलिए ए क्रॉस बी नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऑल्दो देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड एक आ जाएगा, लेकिन यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, यानी कि माइनस साइन लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो यहां से आप लोग माइनस साइन लगाइएगा तब ये इक्वल होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, उसका मैग्नीट्यूड, और
चूंकि डायरेक्शन इसमें एक इनएक्ट है तो ए क्रॉस बी नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, और ए क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस ए के इक्वल होना है तो एक निगेटिव साइन आना है। तो यानी कि सीक्वेंस जो है ए बी सी ऐसे इसका सीक्वेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसका पूछ रहा है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, तो अब यहाँ पे सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को किसी से नहीं कर देंगे, ए को करेंगे ए से, तो ये ए क्रॉस ए, फिर बी, यहां पहले बी है तो प्लस बी क्रॉस ए, फिर यहां से यहां पे क्या हो गया माइनस एक आ गया। अब पहले ए है तो ए क्रॉस बी, ये माइनस बी आ गया, माइनस बी के कारण ये हो गया। अब यहाँ पे ये एक माइनस ले लेते हैं, ये माइनस बी कारण, फिर बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। तो ये जो सीक्वेंस लिखे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग चीजें देती है। तो पहले जो था ए था तो ए के साथ, बी था तो ए के साथ, तो पहले बी लिखेंगे, फिर यहाँ पे ए पहले है बी के साथ तो ए पहले बी के साथ। अब ये देखिए ए और ए जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, क्योंकि बी और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री, ये खत्म हो गया। अब ये देखिए ये क्या है बी क्रॉस ए, अब इसको भी बी क्रॉस ए बना देते हैं। तो बी क्रॉस ए बनाने के लिए एक निगेटिव साइन आपको लेना होगा, तभी तो ये बी क्रॉस ए बनेगा। एक निगेटिव बाहर निकाल दीजिएगा तो ये बी क्रॉस ए हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अब ये माइनस माइनस तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, यानी कि ये 2 बी क्रॉस ए, ये ऑप्शन हो गया। तो ये सवाल से आप लोगों ने सीखा होगा कि कैसे सीक्वेंस जो है वेक्टर प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे तब सवाल जाके बनेगा। इसमें हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट जैसा नहीं है कि इसको बी डॉट ए या ए डॉट बी लिखिए बात बराबर है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सीक्वेंस, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ये एक सवाल है, ये जो सवाल है ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे ही है। जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग वेक्टर एडिशन में जो एक किए थे बस वही है। जैसे ये वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर ए है, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, रिजॉल्व कर रहे हैं एक्स एक्सिस में। अगर मान लीजिए थीटा एंगल है तो जो एंगल थीटा के साथ बनाता है वो हो जाता है कॉस थीटा, तो ये हो गया ए कॉस थीटा, और जो एंगल थीटा नहीं रहता है तो वो साइन में चला जाता है ए साइन थीटा। यानी कि अब ये वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो ये वेक्टर ए इज नथिंग बट ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। चलिए ये हो गया रिजॉल्विंग द वेक्टर। ये वेक्टर को हम रिजॉल्व कर दिए 2 पार्ट में। ठीक है, ए को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो हमेशा जो थीटा के साथ है वो कॉस में जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट भी यही बोलता है, उसका प्रोजेक्शन ए का प्रोजेक्शन नीचे तो ए कॉस थीटा, और इधर वाला साइन जाएगा। बस यही इतना ही चीज हम लोग को रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर जो पढ़े चुके हैं इतना ही इसमें कंसेप्ट चाहिए। अब जो है अब यहां देखिए इसमें करा है कि एक मेटल हंग है ये वॉल से, अब इसको इस स्फीयर को पुश किया जा रहा है फोर्स पी से, और इसमें अच्छा स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलिए इसमें कुछ 3 ऑप्शन था, आप लोग देख लीजिएगा असाइनमेंट में। तो ये देखिए ये थीटा है, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट टी का टूटेगा, एक इधर टूटेगा ऊपर की ओर, और चूंकि इधर लग रहा है तो एक इधर लगेगा। तो ये थीटा के साथ है तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, थीटा के साथ है, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा। अब इसको बैलेंस में देखेंगे कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो टी साइन थीटा को क्या बैलेंस कर रहा है, जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, और टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, वेट। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर करके ऐड कर दिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, यानी टी स्क्वायर नथिंग बट टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये होगा, जो चौथा ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है। ये जस्ट जैसे ही हम लोग ये जो भी आप लोग को अगर ये सवाल थोड़ा भी अगर भारी लग रहा है तो जब हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तो ये सवाल इतना बार बनाएंगे, ऐसा 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 इतना यूज करेंगे, ये सवाल में कोई जान ही नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर को इतना ही रहने देते हैं, वेक्टर का प्रॉब्लम हम लोग इतना ही देखते हैं। हमको नहीं लगता है कि वेक्टर, जो भी बच्चा मेरा पूरा क्लास किया है, जो मेरे से पढ़ा है, अब उसको वेक्टर में कभी दिक्कत होगा। ठीक है, और शुरू में ही हम इन्फॉर्म कर चुके हैं कि अब जो भी बच्चों को क्लास करना है अब उन लोग ऐप पे आ जाए, ऐप पे अपना फ्री कोर्स में अपना क्लास शुरू कर दें। चलिए नेक्स्ट है मैकेनिक्स, जो कि हम लोग सब्जेक्ट भी है मैकेनिक्स। अभी हम लोग एबीसीडी पढ़ लिए, वेक्टर जिसको मैकेनिक्स में यूज होता है वो एबीसीडी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। कोई भी मोशन का हम लोग स्टडी करते हैं वो मैकेनिक्स में करते हैं। इसका दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। अगर कारण को छोड़ देंगे तो काइनेमेटिक्स, और कारण को अगर इंक्लूड करेंगे तो डायनामिक्स। नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स क्या है? एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डिस्क्राइब करता है मोशन को विदाउट रेफरेंस टू द थिंग्स दैट कॉजेज मोशन। मोशन कैसे हुआ इससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ मोशन हुआ ये मतलब रखेंगे तो इसको कहेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसमें कारण को नहीं देखना है, कितना फोर्स लगाए थे तो मोशन हुआ, क्या किए कि मोशन हुआ, मोशन हुआ तो फ्रिक्शन लगा कि नहीं लगा, ये सब कोई बातें नहीं है। सिर्फ इधर से उधर चला, ऐसे चला वैसे चला, चला सिर्फ चला, काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसमें कारण को छोड़ देते हैं। अब मोशन क्या है? मोशन चेंज इन पोजीशन को कहते हैं। अब ये जो चेंज इन पोजीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चेंज इन पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में। अब जैसे कि हम ही हैं, हम खड़े हैं, जमीन पर हैं, हम खड़े हैं, मेरा मोशन नहीं है। लेकिन अगर हमको कोई चांद पर से देखेगा, क्योंकि जमीन घूम रहा है तो हम भी घूम रहे हैं, हम मोशन में हैं। अब आप भी कहेगा अरे हम तो अभी, आप हमको देख रहे हैं तो हम तो खड़े हैं, लेकिन चांद पर से दिखाई देगा कि हम घूम रहे हैं। तो ये जो विथ रेस्पेक्ट हो जाता है, किसी के रेस्पेक्ट में कोई चीज बोला जाता है तो चीजें डिफर कर जाती है। जैसे दो ट्रेन साथ में चल रही है, एक पे आप बैठे हुए हैं तो दूसरा ट्रेन आपके रेस्पेक्ट में वो एकदम लगेगा कि रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही एक दूसरे का ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों अगर 40 चल रही है, दोनों 40-40 से जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको लगेगा कि 80 से क्रॉस किया, बहुत तेजी से क्रॉस किया। ये मोशन का ये थोड़ा सा जो है ये विथ रेस्पेक्ट टू रिलेटिव टर्म जो है, ये रिलेटिव वेलोसिटी से हम लोग ये मोशन में ये सब कंसेप्ट आता है। अब जो है तो यानी कि डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहां पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहां पे ऑब्जर्वर रह के देख रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है मोशन में। ठीक है, पोजीशन विथ रेस्पेक्ट, और ये इट इज अ वेक्टर पोजीशन, ओरिजिन ऑफ द बॉडी इज फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है इसको पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर मान लीजिए यहाँ से जो है आप कैसे भी चलिए, ऐसे 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 यहाँ पे आ जाइए, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। तो जो डिस्टेंस होता है ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, पूरा का पूरा, यहाँ से चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, सारा का सारा लेना पड़ेगा। तो ये हुआ एक्चुअल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, एक्चुअल पाथ ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा कुछ मेजर कीजिएगा ना, नेगेटिव नहीं हो सकता है, और इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहां से यहां जो चला, बस ये डिस्प्लेसमेंट है। इसलिए देखते हैं कि एरोप्लेन से बहुत कम समय लगता है, और बाय रोड जाते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगता है। ऐसा नहीं है, एरोप्लेन तेज चलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा बहुत इधर करता भी है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट पे ज्यादा फोकस करता है। और हम लोग जो बाय रोड जाते हैं तो ये डिस्टेंस से जाते हैं, ऐसे ऐसे करके, डायरेक्ट इधर उधर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहाँ? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन। यहां से यहां जो डिस्टेंस आया वही को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, और ये इसका भी मीटर होता है, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। अब ये देखिए एक स्ट्रेट पाथ है, यहां से एक चल रहा है और ये यहां पहुंच गया, ये इसका इनिशियल पोजीशन हुआ, ये इसका फाइनल पोजीशन हुआ। तो यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस इतना कवर किया, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी सेम हुआ।
यानी कि कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन में कहीं टर्निंग ना हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में प्लस आई भी होता है माइनस आई भी होता है। यानी कि आप ये ओरिजिन बोल दिए, हम बोल दिए ये ओरिजिन है, अगर तुम यहां गए तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यहां गए तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये प्लस आई में गए तो पॉजिटिव, माइनस आई में गए तो निगेटिव। ये तो डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होता है डिस्टेंस। तो ये देखिए, इसीलिए डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। लेकिन अदरवाइज थोड़ा भी रास्ता कर्व रहा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब जैसे ये एक छोटा सा सवाल है, इसी में हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इस सवाल में हम लोग डिस्टेंस क्या होगा, यहां से ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, पाई आर सेमी सर्कल, और डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा 2r। ठीक है, यहां से यहां तक आर आर यानी डायमीटर, डायमीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये सवाल समझ रहे होंगे। अब ये सवाल है, हम वेक्टर में डायरेक्शन बहुत अच्छा से आप लोगों को बताए थे, कैसे 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 क्या क्या पलट सकता है, तब आप लोग को घबराना नहीं है, वो चीज बनाना है। तो इसमें डायरेक्शन का सवाल आ गया, तो डायरेक्शन हमको पता है कि इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है। ठीक है, अब ये सवाल में कहता है कि 10 मीटर ईस्ट चला देते हैं 10 मीटर ईस्ट। चलो जी, यहाँ 10 मीटर ईस्ट आ गया, ये 10 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि 10√2 साउथ वेस्ट चला, तो यहाँ पे जब आ गया तो फिर यहाँ पे हल्का सा डॉटेड करके आप डायरेक्शन बना सकते हैं। ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट ईस्ट। अब कहाँ चला, साउथ वेस्ट, यानी कि 45 डिग्री पे ऐसे चला। ये कितना है, 45 डिग्री। कितना चला, 10√2 चला, 10√2 चला। तो अब पूछ रहा है इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें, जो चला एक्चुअल पाथ लेंथ 10 + 10√2। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, तो 10² + 10√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 10√2 cos 45 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमको डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री है। कैसे आया, कैसे आया, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ से अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप लोग को थोड़ा डिफरेंशिएट करना आ गया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्टेंस के लिए हम लोग स्पीड लाएंगे, ये डिस्टेंस है, इसके लिए स्पीड डिफाइन होगा और इसके लिए वेलोसिटी डिफाइन होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी जब देखेंगे, मान लीजिए ये चीज जाके सट जाए इसमें, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0, तो इसका वेलोसिटी 0, लेकिन इसका एवरेज स्पीड होगा बट इसका वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अगर यहाँ से आके यहीं पे फिर से ये यहीं पे पहुंच जाए तो ये सब चीजों को हम लोग को डिफरेंशिएट करना होगा काइनेमेटिक्स सीखने समय। और ये सवाल इसी तरीके से देगा ही, आपको एवरेज स्पीड दे रहा है कि एवरेज वेलोसिटी दे रहा है, यही तो पकड़ना रहता है सवाल में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे तभी तो हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझेंगे। फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी फिर आएगा, फिर वहां से हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं। ये जो है इसमें कांस्टेंट स्पीड होगा और स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, स्पीड कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। इसमें एक्सीलरेशन नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ही 0 हो गया। चेंज इन वेलोसिटी, इसमें स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा, 0, चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो चेंज स्पीड 0 हो गया, तो एक्सीलरेशन मेरा 0 हो गया। उसी तरह से डज नॉट अंडरगो चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन। इसमें चेंज इन स्पीड होगा ही नहीं, इसलिए इसमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता है। और सबसे आसान ये है, इसके आगे जब ये इसका फॉर्मूला हो गया, और इसके बाद हम लोग जैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब देखेंगे तब समझ में आएंगे कि यूनिफॉर्म वर्ड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल बनाने समय। अभी आप लोग को अगर इजी भी लग रहा है तो सवाल में टिपिकल ये वर्ड ही इतना टिपिकल हो जाएगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कि आपको, और कुछ 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये सब का यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब तो याद होगा एकदम, ये इसका यूज होगा। और हम लोग आगे काइनेमेटिक्स क्लास में देखेंगे और आगे बढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, और अच्छे अच्छे सवाल को हम लोग प्रैक्टिस भी करते जाएंगे ताकि हम लोग को मैकेनिक्स जो है प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आएगा। ठीक है, ये हम लोग थ्योरी लिमिटेड रख के प्रॉब्लम ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट क्लास है, अब जो भी क्लासेस है अब ऐप से ही चलेगी, ऐप पे ही होगी। ठीक है, अब आप लोग ऐप पे जुड़ जाइए। ओके।